रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस राइटर एपिसोड 5। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। 5 चो पांडव कॉलेज जाने के लिए रेडी थे। अनोखी ऋतिक के साइड वाली चेयर पर बैठी थी। ऋतिक बड़े ही प्यार से उसके प्लेट में खाना परोस रहा था। ये देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वहीं राज गुस्से में खा जाने वाली नजरों से नंदिनी को देख रहा था। नंदिनी भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा खा जाएगी। रेनू मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर ऋतिक क्या सोचा है रिसेप्शन पार्टी के बारे में? ऋतिक एक नजर अनोखी को देखते हुए कहता है, मॉम 2 दिन बात करते हैं रिसेप्शन, आखिर में भी पूरी दुनिया के सामने अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। अंबिका मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है तो फिर हम सब अपने 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 काम पर लग जाते हैं, रात को बैठकर सब साथ में डिस्कशन कर लेते हैं। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ठीक है कर लेंगे, तुम्हारे उस नालायक बेटे को भी बुला लेंगे। अंबिका मुंह बनाते हुए कहती है, खबरदार जो मेरे बेटे को नालायक कहा तो। सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, मॉम मेरा छोटा भाई सच में नालायक है, इसमें कोई शक नहीं है। अंबिका सिद्धार्थ को आंखें दिखाते हुए कहती है, भले ही तेरी उम्र दादा बनने की हो गई है, पर तेरे कान खींच के तुझे लंगूर बनाने में मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बोल क्या ख्याल है तुम्हारा, खींच लूं तुम्हारे कान? अंबिका की धमकी सुनकर सिद्धार्थ के गले में खाना अटक जाता है। वो खांसते हुए कहता है, मॉम मेरा खाना हो गया, मुझे ऑफिस जाना है, कहकर सिद्धार्थ जल्दी से उठकर चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद अंबिका हंसते हुए कहती है, आज भी ये मुझसे डरता है चंपू कहीं का। अंबिका की बात सुनकर श्लोक हंसते हुए कहता है, चंपू सीरियसली दादी जी आपको कोई और नाम नहीं मिला अंकल को देने के लिए? अंबिका हंसते हुए कहती है, देने के लिए तो मैं उसको शेर दिल नाम भी दे सकती थी बेटा, पर क्या करें इसकी हरकतें ही बिल्कुल चंपू जैसी थी। रेनू हंसते हुए कहती है, बिल्कुल सही कह रही है मॉम, मुझे शादी के लिए प्रोपोज करने में तुम्हारे अंकल ने 5 साल लगा दिए। माधव हंसते हुए कहता है, वो तो ठीक है आंटी, पर ये तो बताइए कि मिस्टर अरोरा किसके ऊपर गए हैं फिर? ना प्रपोज ना सगाई, सीधा किडनैप करके शादी, कहकर माधव हंसने लगता है। ऋतिक माधव को घुते हुए कहता है, अगर तुम कहो तो बता दूं किडनैपिंग किसे कहते हैं? ऋतिक की बात सुनकर माधव झेप जाता है और जल्दी से पराठा अपने मुंह में ठूसते हुए कहता है, नहीं नहीं मिस्टर अरोरा इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहकर वो हड़बड़ाते हुए उठ जाता है। कुछ देर बाद 5 चो पांडव कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अनोखी ऋतिक के साथ कामे कॉलेज के निकल जाती है। सबके जाने के बाद राज अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके कहता है, जैग्युआ आज के आज दिल्ली वापस आओ, वहां का काम टीना को संभालने को कह दो। दूसरी तरफ से जैग्युआ राज की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि राज इंडिया में 1 वीक रहकर वापस इटली जाने वाला था। जैग्युआ को कोई जवाब ना देता देखकर राज गुस्से में कहता है, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? जैग्युआ हड़बड़ाते हुए कहता है, यस यस सर काम हो जाएगा। ओक कहकर राज कॉल कट कर देता है। राज डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मिस गड़बड़ बड़बड़ तुम्हें मजा चखाए बिना राजा चैन से नहीं बैठेगा, एक थप्पड़ का बदला तुम्हें रुलाकर लूंगा, कहकर राज अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर ऋतिक की कार अनोखी के कॉलेज के सामने आकर रुकती है। अनोखी जैसे ही कार से नीचे उतरने को होती है वैसे ही ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़ लेता है। ऋतिक के ऐसे अचानक हाथ पकड़ने से अनोखी का दिल जोरों से धकने लगती है। अनोखी हकलाते हुए कहती है, मम्मा मिस्टर रावण कुमार क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें। ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ऐसे कैसे, गुड बी वाई किस दो पहले। अनोखी नाराज होते हुए कहती है, नहीं देंगे अब जाने दीजिए। ऋतिक अनोखी के कमर में हाथ डालकर दूसरे हाथ से उसके सर के पीछे उसके खुले बालों में अपना हाथ फंसाकर कहता है, तुम नहीं दोगी तो मैं खुद ले लूंगा, कहकर ऋतिक अनोखी के होठों पर अपने होंठ रख देता है। ऋतिक के इस एक्शन से अनोखी हैरान हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अनोखी को हैरान देखकर ऋतिक अनोखी के होठों पर हल्का सा बाइट करता है, जिससे अनोखी की एक सिसकी निकल जाती है और वो ऋतिक को खुद से दूर करने लगती है। पर अनोखी के बस में कहाँ था ऋतिक जैसे ताकतवर इंसान को खुद से दूर करना। जब अनोखी ऋतिक को खुद से दूर नहीं कर पाती तब थक हार कर अनोखी स्ट्रगल करना बंद कर देती है। जब ऋतिक को एहसास होता है कि अनोखी अब शांत हो गई है तब वो उसे और गहराई से चूमने लगता है। अब ऋतिक को अनोखी के मुंह के अंदर एंटर करना था, पर अनोखी ने अपना मुंह नहीं खोला था। ऋतिक अनोखी के होठों पर बाइट कर लेता है, जिससे एक आह के साथ अनोखी अपना मुंह खोल देती है। अनोखी के मुंह खोलते ही ऋतिक अनोखी के मुंह के अंदर अपनी जीभ एंटर करके उसे और गहराई से चूमते हुए उसके मुंह के हर एक कोने का स्वाद लेने लगता है। ऋतिक अनोखी के जीभ को अपने मुंह में लेकर सक करने लगता है और हल्का हल्का बाइट करने लगता है।
ये सिलसिला पूरे 10 मिनट तक चलता है। आखिर जब ऋतिक को एहसास होता है कि अनोखी सांस नहीं ले पा रही, तब जाकर ऋतिक अनोखी के होठों को छोड़ देता है और उसके माथे से अपना माथा जोड़ देता है। इस वक्त दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। ऋतिक एक तक अनोखी के लाल हुए चेहरे को देख रहा था, उसके सुजे हुए होठों को देख रहा था। इस वक्त अनोखी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। अपनी सांसें संभालते ही अनोखी बच्चों की तरह रोते हुए कहती है, ए मिस्टर रावण, कमार ने हमारे सुंदर सुंदर होठों को खा लिया। इस वक्त कार में पार्टीशन ऑन था, जिसके वजह से दोनों की आवाजें ड्राइवर को सुनाई नहीं दे रही थी। अनोखी की हरकत देखकर ऋतिक हंसते हुए कहता है, अभी कहाँ खाया है मेरी बटरफ्लाई, अभी तो बस चखा है। बहुत ज्यादा टेस्टी हो तुम, सच में मजा आ गया। ऋतिक की बेशर्मी भरी बातें सुनकर अनोखी का चेहरा लाल हो जाता है। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। अनोखी ऋतिक के सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा का धक्का देते हुए कहती है, बेशर्म कहीं के, कहकर अनोखी कार से बाहर निकल जाती है। कॉलेज के गेट के बाहर नीमा, रीमा, श्लोक, माधव, नंदिनी और सांझ अनोखी का ही इंतजार कर रहे थे। अनोखी को देखते ही श्लोक भागकर अनोखी के पास आकर उसके गले लगते हुए कहता है, क्या दी, पिछले 15 मिनट से आपका इंतजार कर रहे थे। आप और जीजू ऐसा भी कौन सा काम कर रहे थे अंदर। श्लोक की बात सुनकर अनोखी का चेहरा शर्म से और लाल हो जाता है। अनोखी जल्दी से अपना सर झुका लेती है। तभी सांझ हंसते हुए कहती है, छोटे शेर, तेरी जीजू और दी तुझे मामा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सांझ की बात सुनकर अनोखी का मन कर रहा था कि वो जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें घुस जाए। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अनोखी हड़बड़ाते हुए कहती है, जल्दी चलो, सब पहले ही लेट हो गए हैं। कहकर अनोखी आगे बढ़ने लगती है। नीमा जल्दी से अनोखी का हाथ पकड़ लेती है और उसे कॉलेज के अंदर लेकर जाने लगती है। अनोखी की हरकत पर सभी हंसने लगते हैं और अपने अपने क्लास के तरफ बढ़ने लगते हैं। श्लोक जैसे ही अपना एक कदम बढ़ाता है, वैसे ही वो एक लड़की से टकरा जाता है। अचानक टकरा जाने से श्लोक अपना बैलेंस नहीं बना पाता और सीधा जमीन पर गिर जाता है। गिरते ही श्लोक सामने देखता है, तब वो एक लड़की के ऊपर गिरा हुआ था। दोनों एक दूसरे के आंखों ने देख रहे थे। श्लोक एक तक उस लड़की के भूरी आंखों में देख रहा था। तभी उसके कानों में लड़की की आवाज आती है, जो कह रही थी, भिडू, कभी लड़की नहीं देखी क्या बे। लड़की की बात सुनकर श्लोक अपनी आंखें छोटी करके लड़की को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। लड़की झूंझलाते हुए कहती है, अपुन ने कोई जापानीज या कोरियन भाषा इस्तेमाल नहीं की जो तेरे को समझ नहीं आती। अब चल सीधे तरीके से अपुन के ऊपर से उठ, पता नहीं साला क्या खाता है, कितना भारी है। लड़की की भाषा सुनकर तो जैसे श्लोक के कान से खून निकलने लगा। श्लोक जल्दी से लड़की के ऊपर से खड़े होकर कहता है, कौन से ग्रह से आई हो तुम, धरती वासी तो लग नहीं रही। लड़की खड़ी होकर श्लोक को ऊपर से नीचे तक घुते हुए कहती है, उसी ग्रह से जिस ग्रह से तुम इस धरती पर आया है। लड़की की बात पर पास खड़ी सांझ ठहाका मार के हंसते हुए कहती है, इसी को कहते हैं शेर को सवा शेर मिलना। सांझ की बात सुनकर लड़की सांझ के तरफ देखकर छोटी सी मुस्कान पास करती है और तीखी नजर श्लोक पर डालकर चली जाती है। श्लोक जाती हुई लड़की को घुते हुए कहता है, लड़की के है या आफत यूएफएफ बला टली, कहकर श्लोक सर हिलाकर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सांझ उसे बुरी तरह से चिढ़ाने वाली है। जाते हुए श्लोक को देखकर नंदिनी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, पहली बार किसी ने छोटे शेर की बोलती बंद कर दी, आखिर शेर को सवा शेर मिल ही। कहकर नंदिनी भी अपने क्लासरूम की तरफ चली जाती है। शाम के वक्त सभी के क्लासेस खत्म हो जाती है। अनोखी, सांझ और माधव कॉलेज के सामने खड़े होकर श्लोक और नंदिनी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में श्लोक और नंदिनी तीनों के पास आ जाते हैं। माधव श्लोक को देखते हुए कहता है, क्या बात है छोटे शेर, ये तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं। श्लोक माधव को घुते हुए कहता है, मेरे चेहरे पर 12 बजे, 13 बजे या घंटा बजे आपको क्या लेना देना है। श्लोक की बात सुनकर माधव, सांझ और अनोखी की आंखें बाहर आने को हो जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर श्लोक गुस्सा नहीं करता था, वो हमेशा हंसता हंसाता रहता था। श्लोक की बात पर नंदिनी जोर जोर से हंसने लगती है। नंदिनी को हंसता देखकर श्लोक गुस्से में उसके तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, ए मिर्ची, ज्यादा दांत मत दिखाओ, कैविटी हो जाएगी। नंदिनी हंसते हुए कहती है, छोटे शेर, हंसने से आज तक किसी को कैविटी नहीं हुई। थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करके बात करो, या फिर अपना दिमाग उस लड़की के साथ भेज दिया है तुमने। लड़की का जिक्र सुनकर तीनों के कान खड़े हो जाते हैं। सांझ खुशी से उछते हुए कहती है, लड़की, कौन सी लड़की, कैसे लड़की, कहाँ की लड़की, मुझे बताओ। नंदिनी हंसते हुए तीनों को सब बता देती है। नंदिनी की बात सुनकर तीनों ठहाका मार के हंसने लगते हैं। वहीं नीमा और रीमा भी मुस्कुराने लगते हैं। सबको हंसता देखकर श्लोक को गुस्सा आ जाता है। श्लोक गुस्से में सबके तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहता है, बहुत हंसी आ रही है ना सबको।
अगर 1 मिनट के अंदर सबने अपने दांत दिखाने बंद नहीं किए तो सबके दांत तोड़ दूंगा। माधव भैया, आपकी शादी 70 साल की बूढ़ी औरत से होगी, देख लेना। मिर्ची और स्टार प्लस तुम दोनों के फेस पर पिंपल्स आएंगे, वो भी बड़े बड़े, समझ गए। श्लोक की बात सुनकर माधव, सांझ और नंदिनी तीनों एक साथ चीखते हैं। नहीं, वहीं तीनों की हालत देखकर अनोखी, रीमा और नीमा मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। माधव अपनी आंखें फाड़कर श्लोक को देखते हुए कहता है, अरे छोटा शेर, तू तो गुस्सा हो गया। छोटे शेर, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बातें कर रहा है। श्लोक अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, अगर मेरा मजाक उड़ाओगे तो ऐसी ही बातें करूंगा। कहकर श्लोक अपने दोनों हाथ सीने से बांधकर अपना मुंह फुला लेता है। श्लोक को देखकर सबको हंसी आ रही थी, पर अब सभी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ऋतिक अनोखी को लेने आया था। अनोखी ऋतिक के साथ कार में बैठकर पैलेस के लिए निकल जाते हैं। बाकी सब भी पैलेस के लिए निकल जाते हैं। पैलेस में ऋतिक के कमरे में अनोखी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलती है। उसने इस वक्त पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था। वो टॉवल से अपने गीले बाल पोंछ रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, जो ऋतिक ने नोटिस कर ली थी। ऋतिक अनोखी के पास जाकर उसे पीछे से हग करते हुए कहता है, क्या हुआ बटरफ्लाई, इतनी उदास क्यों हो? ऋतिक के ऐसे अचानक हग करने से अनोखी घबरा जाती है। अनोखी गुस्सा करते हुए कहती है, आपने हमें डरा दिया। अभी हमें हार्ट अटैक आ जाता, हम मर जाते तो। ऋतिक अनोखी के पेट और अपनी पकड़ मजबूत करके उसके कंधे पर चिन रखकर गुस्से में कहता है, आज के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता हूं, समझी? तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। कहकर ऋतिक अनोखी को झटके से अपने तरफ पलटता है और अपने हाथ से अनोखी के गाल को पकड़ हल्का दबाता है और उसके मुंह को खोलकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। ऋतिक इस वक्त अनोखी को रूडली किस कर रहा था, जैसे उसे अपना गुस्सा दिखा रहा हो। ऋतिक गुस्से में अनोखी के होठों को लगभग चबा रहा था, जिससे अनोखी को दर्द हो रहा था। ऋतिक अनोखी के जीभ को अपने मुंह में लेकर जोर जोर से सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। अब अनोखी से बर्दाश्त नहीं होता, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब ऋतिक को अपने मुंह में सॉल्टी टेस्ट आता है तब जाकर वो अपने होश में वापस आता है। ऋतिक खुद को शांत करके अनोखी के होठों को छोड़कर उसके माथे से माथा जोड़ देता है। इस वक्त अनोखी की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसे होंठ बुरी तरह से सूजे हुए थे। ऋतिक अनोखी के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, आज के बाद मरने की बात अपने मुंह से मत निकालना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अनोखी रोते हुए कहती है, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता मिस्टर रावण कुमार, आपने हमें हार्ट किया, बात मत करना हमारे साथ। कहकर अनोखी गुस्से में चली जाती है। ऋतिक अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, यार बटरफ्लाई तो नाराज हो गई, अब इसे मनाना पड़ेगा। कहकर ऋतिक अपना सरनामे हिलाकर अनोखी के पीछे जाने लगता है। इधर नंदिनी फ्रेश होकर जैसे ही अपने कमरे में आती है वैसे ही उसके मुंह से चिख निकल जाती है। नंदिनी चीखते हुए कहती है, आह, ये क्या मुसीबत है? कहकर नंदिनी पूरे कमरे में भागने लगती है। नंदिनी जोर जोर से चिल्लाते हुए भाग रही थी, बचाओ बचाओ कॉकरोच, कहकर वो पूरे कमरे में भाग रही थी। उसके कमरे में कॉकरोच घूम रहे थे। वही राज नंदिनी के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा नजारे का आनंद उठा रहा था। नंदिनी को ऐसे भागते हुए देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। जैसे ही नंदिनी की नजर राज पर पड़ती है वो जल्दी से बेड पर कूदकर राज को घुते हुए कहती है, तो ये कॉकरोच वाली हरकत तुम्हारी है डायनासोर। नंदिनी के मुंह से खुद के लिए डायनासोर सुनकर राज गुस्से से तिलमिलाते हुए कहता है, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डायनासोर कहने की? खुद को चिपकली की तरह दिखती है और मुझे डायनासोर कह रही हो। नंदिनी मुंह बनाते हुए कहती है, हे हे हे, डायनासोर को डायनासोर नहीं तो क्या गेंडा कहूंगी। राज गुस्से से अपनी व्हील चेयर आगे करते हुए डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा ओके, तो फिर इनको क्या कहोगी, जरा ये तो बताना। कहकर राज अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को नीचे करते हुए कहता है। राज जैसे ही बॉक्स नीचे करता है उसमें से बड़े बड़े व्हाइट कलर के चूहे बाहर निकलने लगते हैं। चूहों को देखकर नंदिनी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। नंदिनी अपना गला स्टर करते हुए कहती है, देखो डायनासोर, मेरा तुम्हारे साथ कोई पर्सनल पंगा नहीं है, मैंने तुम्हें मारा था, तुम भी मुझे एक की जगह 2 मारकर मामला सुलटा लो। ये चूहे कॉकरोच को बीच में मत लेकर आओ। राज तिरछा मुस्कुराते हुए कहता, क्यों? कल तो बड़ा झांसी की रानी बन रही थी ना, तो अब चलाओ अपना हाथ। नंदिनी अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, तुम जल्लाद कहीं के, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। राज हंसते हुए कहता है, फिलहाल तो ये चूहे तुम्हें काट खाएंगे। कहकर राज जाने के लिए अपनी व्हील चेयर घुमाता।
नंदिनी डर से चीखते हुए बेड उछलते हुए कहती है, देखो राज, मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, प्लीज मुझे इन जानवरों से बचा लो, जान जा रही है यार, समझा करो। नंदिनी की बात सुनकर राज के होठों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। राज अपनी व्हील चेयर पीछे घुमाते हुए कहता है, सोच लो, जो कहूंगा करना पड़ेगा। नंदिनी पूरे कमरे में भागते हुए कहती है, कर लूंगी यार, प्लीज इस आफत से बचा लो। नंदिनी की बात सुनकर राज अपने मुंह में 2 उंगली लेकर सीटी बजाता है। उसके सीटी बजाते ही उसका असिस्टेंट हेमंत कमरे के अंदर आता है और एक एक करके कॉकरोच और चूहों को पकड़कर बॉक्स में रखने लगता है। हेमंत के ऐसा करते ही नंदिनी अपने सीने पर दोनों हाथ रखकर गहरी सांस लेने लगती है। 5 मिनट बाद हेमंत सारे जानवरों को बॉक्स में भरकर राज की तरफ देखते हुए कहता है, सर काम हो गया। हेमंत की बात सुनकर राज सख्त आवाज में कहता है, तो स्वीट्स बंटवाओ। हेमंत नामे अपना सर हिलाता है। राज हेमंत को घुते हुए कहता है, गेट आउट। हेमंत मन ही मन कहता है, आप जैसे खड़ूस बॉस के साथ रहना भी कौन चाहत है, मैं तो जा ही रहा हूं, कहकर हेमंत कमरे से बाहर चला जाता है। हेमंत के जाने के बाद नंदिनी कूदकर बेड से उतरती है और राज के सामने जाकर कहती है, तुम पहले से ही इतने अजीब हो या किसी एक्सीडेंट में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नंदिनी की बात सुनकर राज बिना किसी भाव के कहता है, वो तुम्हें पता चल जाएगा, अब सुनो तुम्हें करना क्या है। नंदिनी राज को घुते हुए कहती है, अब क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। राज नंदिनी को घुते हुए मन ही मन कहता है, बात तो ऐसे के रही है जैसे कहीं की प्रेसिडेंट हो, बेवकूफ कहीं की, कहकर राज गहरी सांस लेकर कहता है, मेरी केयरटेकर बनना होगा। अब तक जो काम मेरे लिए रामू काका करते थे, आज से तुम करोगी। मेरे खाने पीने से लेकर कपड़ों तक सब कुछ तुम्हें करना होगा। घर के अंदर मेरा हर तरह से ख्याल रखना होगा और मैं जो भी कहूँ आंख बंद करके मानना होगा। राज की बात सुनने के बाद नंदिनी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अरे पागल लड़के, तो तुम मुझे अपनी आया बनाना चाहते हो, तुम्हारी खिसक गई है क्या। राज नंदिनी को घुते हुए कहता है, मेरी छोड़ो, तुम अपनी कहो मंजूर है या फिर मैं हेमंत को फिर बुलाऊं। राज की धमकी सुनकर नंदिनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके राज को घुते हुए कहती है, ओके फाइन, पर यह सब सिर्फ 1 महीने के लिए होगा। मंजूर है तो ठीक है, वरना भूल जाओ। राज अपनी आंखें छोटी करके नंदिनी को घुते हुए कहता है, ये लड़की खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती है, इसे 1 महीने में इतना परेशान करूंगा कि फिर कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। मन ही मन सोचकर राज कहता है, ओक देन जाओ और मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। नंदिनी मुंह बनाते हुए कहती है, सामने से हटोगे या तुम्हारे ऊपर से कूद कर जाओ। नंदिनी की बात सुनकर राज का मन कर रहा था कि वो खुद का सर फोड़ दे या फिर नंदिनी का गला दबा दे, पर इस वक्त उसे नंदिनी में रिवेंज जो लेना था, इसलिए राज चुपचाप दरवाजे के सामने से हट जाता है। नंदिनी राजा को घुते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। नंदिनी को जाते देखकर राज डेविल स्माइल करते हुए कहता है, आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हुए, जंगली बिल्ली, बहुत काटने को दौड़ती हो ना तुम, अब पता चलेगा तुम्हें, कहकर राज अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर अनोखी अपना मुंह फुलाए रेनू और अंबिका के साथ बैठी बातें कर रही थी। दोनों को अंदाजा तो हो ही गया था कि अनोखी ऋतिक से किसी बात को लेकर नाराज है, और दोनों का डी आउट तब क्लियर होता है जब ऋतिक अनोखी के पीछे पीछे नीचे हॉल में आया था। अनोखी को देखकर ऋतिक बिना एक पल गवाए उसके पास आता है और बिना किसी झिझक के अनोखी को अपने गोद में उठाते हुए कहता है, मुझे अपनी रूठी हुई बीवी को मनाना है, इसलिए आप अपना ये बातों का सिलसिला कुछ देर बाद शुरू करें, कहकर ऋतिक अनोखी को अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। गिरने के डर से अनोखी ऋतिक के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर रावण कुमार, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती। ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अपनी बीवी को बाहों में उठाने के लिए किस बता की शर्म। अनोखी मुंह फुलाते हुए कहती है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। ऋतिक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, तो मत आओ, कहते हुए ऋतिक अनोखी को अपने कमरे में लेकर जाने लगता है। इधर कार्तिक फोन में देखते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी वो जिस कमरे के सामने से जा रहा था उस कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने से कार्तिक अपनी नजरें उठाकर जैसे ही दरवाजे की तरफ देखता है वैसे ही वो जोर से चिल्लाता है, आह ये क्या देख लिया। इसी के साथ उसके हाथ में जो फोन था वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कार्तिक की चीख इतनी तेज थी में पैलेस में सभी वो आवाज सुन लेते हैं। कार्तिक के आवाज के बाद सांझ भी जोर से चीखती है आह, और जल्दी से अपने दिल पर हाथ रख लेती है। हॉल में बैठे रेनू अंबिका उस आवाज की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। इधर ऋतिक को जब कार्तिक की आवाज सुनाई देती है वो भी अनोखी को गोद में लिए आवाज की तरफ अपनी कदम बढ़ा देता है। इधर कार्तिक अपने सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से सांसें लेते हुए खूंस भरी नजरों से सांझ को देख रहा था।
वही सांझ भी खा जाने वाली नजरों से कार्तिक को घूरे जा रही थी। कार्तिक कुछ पल सांझ को घूरता है और अगले ही पल उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या हुलिया बना रखा है अपना, जैसे किसी का खून पीने जा रही हो या पीकर आई हो। कार्तिक की बात सुनकर सांझ उस पर चिढ़ते हुए कहती है, मेरी मर्जी में किसी भी हुलिये में रहूं, तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो ना, और अपनी ये लंबी टांग मेरे मामले में लत अड़ाओ। अब तक सभी लोग सांझ के कमरे के सामने पहुंच चुके थे। सांझ को देखकर छोटा शेर, वीर, आशी, माधव, रेणु, अंबिका, नंदिनी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं ऋतिक और राज बिना किसी भाव सांझ और कार्तिक को देख रहे थे। सांची ने इस वक्त अपने फेस पर व्हाइट कलर का फेस पैक लगाया हुआ था, जिसमें वो बड़ी डरावनी लग रही थी। ऊपर से उसके लाल होंठ उसे टोटल चुड़ैल वाला लुक दे रहे थे। सडनली सांझ के कार्तिक के सामने आने के कारण कार्तिक उससे डर गया था। श्लोक सांझ को घुते हुए कहता है, ओए स्टार प्लस, किसका खून पीने जा रही है। माधव हंसते हुए कहता है, कैसी बातें कर रहा है छोटे शेर, सांझ कार्तिक भैया का खून पिएगी और किसका। सांझ गुस्से में श्लोक और माधव को घुते हुए कहती है, छोटे शेर और जीनवुर प्लान तो नहीं था, पर अब जब तुम दोनों ने आइडिया दे ही दिया है तो क्यों ना शुरुआत तुम दोनों से ही की जाए। माधव और श्लोक हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और अगले ही पल दोनों जोर जोर से ठहाका मार के हंसने लगते हैं। माधव हंसते हुए कहता है, हमारा खून तो हजम नहीं कर पाएगी, जुलाब हो जाएगा तुझे। सांझ गुस्से में अपने कमरे में जाकर अपने हाथ में झाड़ू पकड़ते हुए कहती, इन दोनों लंगूरों की अकल अभी ठिकाने लगाती हूँ। कहकर सांझ गुस्से में अपने कमरे से बाहर आकर माधव और श्लोक को झाड़ू दिखाते हुए कहती है, तुम दोनों लंगूरों की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, अभी तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाती हूँ। कहकर सांझ श्लोक और माधव को मारने लगती है। एक बार फिर से सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कार्तिक अपना पेट पकड़कर हंसते हुए ऋतिक से कहता है, थैंक यू सो मच ऋतिक, तुम इस पैलेस में चलता फिरता कॉमेडी सर्कस जो उठा लाए हो। कार्तिक की बात सुनकर सांझ गुस्से में कार्तिक की तरफ मुड़कर उसके पीछे भागते हुए कहती है, उल्लू की दूम कहीं के, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब तुम्हारा ही किया धरा है। चिल्लाए तो ऐसे जैसे भूत देख लिया हो। कार्तिक खुद के बचाव में भागते हुए कहता है, अरे बेवकूफ लड़की, पहली बात उल्लू की दूम नहीं होती और दूसरी बात मैंने आज सच में भूत देख है। कार्तिक की बात सुनकर सांझ गुस्से में कार्तिक को झाड़ू फेंक कर मारती है, जो सीधा उसके पीठ पर लगता है। कार्तिक रुककर अपनी पीठ से हिलाते हुए कहता है, डायन कहीं की, कितने जोर से मारा। सांझ मुंह बनाते हुए कहती है, शुक्र मनाओ मैंने जोर से नहीं मारा। इन सारे मेलो ड्रामा में ऋतिक भी खुश था, क्योंकि इस ड्रामा के वजह से अनोखी खिलखिलाकर हंस रही थी। ऋतिक अपनी सख्त आवाज में कहता है, बस अब बहुत हुआ। ऋतिक की आवाज सुनकर सांझ, कार्तिक सभी शांत हो जाते हैं। ऋतिक सांझ और कार्तिक को घुते हुए कहता है, अब अपना ये ड्रामा बंद करो और अपना अपना काम करो। कहकर ऋतिक फिर एक बार अनोखी को अपने गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ लेकर जाता है। ऋतिक के हरकत पर अनोखी हड़बड़ा जाती है। गिरने के डर से अनोखी ऋतिक के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, आपको ना आगरा जाकर अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है तो फिर साथ चलते हैं। अनोखी गुस्से में अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, हम अब भी आपसे नाराज है। ऋतिक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, इसीलिए तो कमरे में लेकर जा रहा हूँ, आज तुम्हें मनाए बिना कमरे से बाहर नहीं आने वाला। कहते हुए ऋतिक अनोखी को लेकर कमरे के अंदर आता है और अपने पैर से दरवाजा बंद कर देता है। इधर सांझ के कमरे के आगे ऋतिक के जाना एक के बाद बाकी सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं सांझ उदासी से कार्तिक को देखने लगती है। एक एक करके रेणु, श्लोक, अंबिका, राज, नंदिनी अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। कार्तिक सांझ को घूर के देखता है और जाने लगता है, तभी उसे अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस होती है। कार्तिक पीछे पलटकर देखता है कि उसका हाथ सांझ ने पकड़ रखा है। कार्तिक हैरान होते हुए कहता है, ए डायन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अकेले में मुझे खाने का प्लान बनाया है। सांझ कार्तिक को घुते हुए कहती है, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अंदर चलो मेरे साथ। कहते हुए सांझ कार्तिक का हाथ पकड़कर अपने कमरे के अंदर लेकर आती है। सांझ कार्तिक को अंदर लाकर बेड पर बिठाते हुए कहती है, ज्यादा जोर से लगी क्या? कार्तिक सांझ को देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? सांझ चिढ़ते हुए कहती है, सुनाई नहीं देता? तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? कार्तिक हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा कान बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। वो क्या है ना, मुझे तुमसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। सांझ ड्रॉअर के पास जाते हुए कहती है, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी से अपनी टी शर्ट निकालो।
सांझ की बात सुनकर कार्तिक की आंखें बाहर आने को हो जाती है। कार्तिक अपने दोनों हाथों से अपने सीने पर हाथ रखकर घबराते हुए कहता है, यू पागल औरत, मेरी इज्जत लूटना चाहती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? सांझ हैरान होते हुए कहती है, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं और तुम्हारी इज्जत लूटूंगी? मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। कार्तिक अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए कहता है, क्यों, मुझमें क्या कमी है? दिल्ली की आधे से ज्यादा लड़कियां पागल है मेरे पीछे। सांझ हंसते हुए कार्तिक के पास आते हुए कहती है, क्योंकि वो लड़कियां पागल हैं, अब बातें बंद करो और मुझे दवाई लगाने दो, इसलिए जल्दी से टी शर्ट निकालो। कार्तिक अपनी टी शर्ट निकालते हुए कहता है, वो सारी लड़कियां ठीक ही है, बस तुम सबसे अलग हो। कार्तिक की बात सुनकर सांझ सोचते हुए कहती है, तुम पागल हो, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आती। कहते हुए सांझ कार्तिक के पीठ पर बने निशान पर दवाई लगाती है। सांझ के कोमल हाथ अपने पीठ पर महसूस होते ही कार्तिक की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। सांझ कार्तिक के घाव कर दवा लगाते हुए उदासी से कहती है, आज के बाद कभी मुझे परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही हाट कर दूंगी। तुम मुझसे जितना हो सके दूर रहो। कहते हुए सांझ के बातों में एक दर्द साफ नजर आ रहा था, जो कार्तिक समझ जाता है। कार्तिक अपनी आंखें खोलकर झट से सांझ का हाथ पकड़कर उसे अपने गोद बिठा लेता है। ये सब इतने जल्दी हुआ था कि सांझ को कुछ समझ नहीं आता। सांझ अपने आंखें बड़ी करके टुकुर टुकुर कार्तिक को देखने लगती है। इस वक्त उसके दोनों हाथ कार्तिक के खुले सीने पर थे। कार्तिक और सांझ दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। सांझ शर्मा कर अपनी नजरें नीचे करके कार्तिक के गोद से उठते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है? कार्तिक सांझ के कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते हुए कहता है, बदतमीजी करना तो अभी शुरू ही नहीं किया है मैंने। मेरी प्यासी आत्मा, तुमने मुझे चोट दी, उसका मरहम अब मैं खुद ही लगा लूंगा। कहकर कार्तिक सांझ के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। कार्तिक की इस हरकत पर सांझ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कार्तिक को देख रही थी, जो अपनी आंखें बंद करके बड़े ही प्यार से उसके लोअर लिप को अपने होठों के बीच दबाकर सक कर रहा था। सांझ गुस्से में उमम उमम करके कुछ कहने की कोशिश करते हुए कार्तिक को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, पर कार्तिक डेविल स्माइल करके सांझ के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसके सर को पीछे से कसके पकड़कर उसे और ज्यादा डीप किस करने लगता है। करीब 15 मिनट डीप और इंटेंस किस के बाद कार्तिक सांझ के होठों को आजाद कर देता है। इस वक्त दोनों गहरी गहरी सांसें लड़ रहे थे। कार्तिक के होठों पर शैतानी मुस्कान थी, वहीं सांझ के आंखों में आंसू थे। सांझ रोते हुए खड़े होकर बिना एक पल गवाए बाथरूम के अंदर घुस जाती है। बाथरूम के बंद दरवाजे को देखकर कार्तिक तिरछा मुस्कुराते हुए अपने होठों को अंगूठे से पोंछते हुए कहता है, बहुत मीठी हो तुम स्वीट हार्ट। इधर ऋतिक के कमरे में ऋतिक अनोखी को बेड पर लाकर बिठा देता है और खुद उसके गोद में अपना सर रखकर लेट जाता है। ऋतिक की हरकत पर अनोखी शौक हो जाती है। अनोखी ऋतिक का सर अपने गोद से हटाते हुए कहती है, ये सब क्या कर रहे हैं आप? उठिए, हमें आपसे बात नहीं करनी। ऋतिक अपनी आंखें बंद करके अनोखी का हाथ पकड़कर अपने बालों में चलाते हुए कहता है, रहने दो ना, कुछ देर ऐसे ही तुम्हारे पास मुझे सुकून मिलता है। ये सारी बातें ऋतिक ने पूरे दिल से पूरे इमोशंस के साथ कही थी, जो अनोखी समझ चुकी थी। अनोखी अपना गुस्सा साइड में रखकर ऋतिक के बालों में हाथ चलाते हुए कहती है, आपसे एक बात पूछे? ऋतिक प्यार से कहता है, हम पूछो। अनोखी सोचते हुए कहती है, आप हो क्या? मतलब कभी गुस्सा करते हो, कभी प्यारा करते हो, तो कभी बिल्कुल सनकी पागल फजों की तरह बिहेव करते हो। आखिर आपकी रियल पर्सनालिटी है क्या? अनोखी की बात सुनकर ऋतिक अपनी आंखें खोलकर जल्दी से उठकर बैठ जाता है। ऋतिक बच्चों की तरह अनोखी को हक करके मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी पर्सनालिटी तुम कभी समझ नहीं पाओगी बटरफ्लाई, क्योंकि वो तुम्हारे बस में नहीं है। मैं पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था बटरफ्लाई, पर हालातों के चलते मैं ऐसा बन गया जिसे ना किसी से दुख से फर्क पड़ता है और ना ही दर्द से, जो एक हार्टलेस इंसान बन चुका है। तुम्हारे पहले मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी, उसने मेरा दिल कुछ इस तरह से तोड़ा कि मैं फिर कभी किसी पर भरोसा और प्यार करने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। मैं उस वक्त खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता, पर मैं अंदर से बुरी तरह से टूटा चुका था। तब तुम ही थी जिसने मुझे जीने की नई उम्मीद दी, मुझे जीना सिखाया। धीरे धीरे मैं अपने दुख से बाहर आया, जिसका कारण तुम थी। उसके बाद मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें जाना, तब मुझे पता चला कि इस दुनिया में तुम्हारी तरह लड़कियां भी है जिसे धोखा इस शब्द का मतलब भी नहीं पता है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, तब ही मुझे एहसास हो चुका था कि तुम बाकी सारी लड़कियों से अलग हो, और आगे जैसे जैसे मैं तुम्हें जानता गया, उससे मुझे ये पता चल चुका था कि तुम बहुत मासूम हो। कहकर ऋतिक अनोखी से अलग होकर उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहता है, और इस ऋतिक को तुम्हारी मासूमियत से प्यार हो गया, तुम्हारा भोलापन मेरे दिल के अंदर घर कर गया।
तुम कब मेरे दिल पर राज करने लगी ये मुझे भी पता नहीं चला। हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखने का दिल करता था। बटरफ्लाई, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें जितना समय लेना है ले लो इस रिश्ते को मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, पर कभी भूल कर भी मुझसे दूर जाने की बात मत करना। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, कहकर ऋतिक अनोखी के होठों पर अपने होंठ रख देता है। इस बार ऋतिक अपनी किस्से अनोखी को अपने प्यार का एहसास करवा रहा था। ऋतिक बहुत सॉफ्टली अनोखी के लोअर लिप को सक कर रहा था। उसके प्यार भरे किस्से अनोखी भी बहक रही थी। अनोखी के हाथ अपने अपने ऋतिक के टी शर्ट पर कस जाते हैं। 10 मिनट डीप किस के बाद ऋतिक अनोखी के होठों को आजाद करके उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहता है, आई लव यू, मुझे कभी छोड़कर मत जाना वरना इस बार मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ऋतिक के ऐसा कहते ही अनोखी को घबराहट होने लगती है। अनोखी शर्माते हुए ऋतिक के होठों पर अपनी उंगली रखकर कहती है, प्लीज ऐसा मत कहिए, हम चाहकर भी आपको कभी छोड़कर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमें कहीं जाने ही नहीं देंगे। क्यों सही कहा ना हमने। ऋतिक मुस्कुराते हुए अनोखी के माथे पर किस करते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। कहते ही ऋतिक और अनोखी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। इधर किचन में नंदिनी गुस्से में चाय बना रही थी। ये 4थी बार था जो राज ने उसे चाय बनाने के लिए भेजा था। उसका दिमाग इस वक्त गर्म तवे के जैसा ताप रहा था। नंदिनी गुस्से में पानी पे चाय पत्ती डालते हुए कहती है, ये राज नाम का जंगली जानवर जबरदस्ती मेरे जिंदगी में घुस आया है। इसे इसकी नानी याद ना दिलाए तो मैं भी शैतान छोटे शेर की बहन छोटी शेरनी नंदिनी मेहता नहीं। कहकर नंदिनी शैतानी तरीके से मुस्कुरा कर काली मिर्च लाल मिर्च का डिब्बा उठा लेती है। 5 मिनट बाद नंदिनी चाय बनाकर रेडी करके चाय को घुते हुए कहती है, मिस्टर जंगली जानवर बहुत शौक है ना मुझे परेशान करने का, अब आएगा मजा। अगर मैंने तुम्हें दिन में ब्रह्मांड के सारे ग्रहों के दर्शन न कराए तो कहना। कहकर नंदिनी अदा से अपने बाल झटक कर किचन से बाहर चली जाती है। राज का कमरा। राज कॉल पर किसी से जरूरी बातें कर रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशंस काफी खतरनाक थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में मौत का देवता बैठा हुआ है। राज फोन पर बात कर रहे दूसरी तरफ वाले पर चिल्ला रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है। राज गुस्से में अपनी व्हील चेयर पलट कर कहता है, कम इन। नंदिनी अपने होठों पर शरारती मुस्कान लिए कमरे के अंदर आती है, जो राज को देखकर पल में ही गायब भी हो जाती है। नंदिनी नौटंकी करते हुए कहती है, आपके के लिए कुमारी नंदिनी मेहता के सुंदर सुंदर हाथों द्वारा बनाया गया चाय का प्याला हाजिर है। कहकर नंदिनी झुककर राज को चाय का कप देने लगती है। राज एक नज़र नंदिनी को घूते हुए कहता है, ये लड़की कितना नाटक करती है, मेरा बस चले तो इसे सूली पे लटका दूं मन हे मन। कहकर राज चाय लेकर एक घुट पीता है। जैसे ही चाय का घुट राज के मुंह में जाता है उसके चेहरे पर अजीब अजीब रिएक्शंस आने लगते हैं। राज गुस्से भरी नजर से नंदिनी को घुता है जो उसे ही देखे जा रही थी। राज चाय के घुट को जैसे तैसे करके अपने गले से नीचे उतारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे साथ ऐसी हरकत करने की। कहकर राज कप उठाकर पूरी के पूरी चाय नंदिनी के चेहरे पर फेंक देता है। राज के इस हरकत पर नंदिनी पहले तो हैरान रह जाती है और अगले ही पल वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर दर्द से करहाते हुए कहती है, ये जंगली जानवर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोटे शेर की बहन छोटी शेरनी हूँ। मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। कहकर नंदिनी भागते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है। इस वक्त नंदिनी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो भागते वक्त दरवाजे से टकरा जाती है जिससे उसे बाह पर चोट लग जाती है। फिर भी नंदिनी नहीं रुकती और वो इधर उधर लुढ़कते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर कमरे में बैठा राज बिना किसी भाव के दरवाजे को देख रहा था जहां से अभी नंदिनी गई थी। उसके जाने के बाद राज डेविल स्माइल करते हुए कहता है, चली थी मुझसे उलझने, लेकिन इस जंगली बिल्ली को पता नहीं है कि ये अगर बिल्ली है तो मैं भी राज अरोरा हूं। कहकर राज हेमंत को कॉल करता है। इधर नंदिनी की आंखों और चेहरे पर बेहद जलन हो रही थी। वो बार बार अपने मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी। तभी सांझ दंदनाते हुए उसके कमरे में आते हुए कहती है, नंदू डार्लिंग कहाँ है तू, मुझे तुमसे कुछ वार्तालाप करना है। कहते हुए सांझ पूरे कमरे में नंदिनी को ढूंढती है पर उसे नंदिनी कहीं नहीं मिलती। सांझ किसी को कमरे में ना पाकर जैसे ही वापस जाने लिए मुड़ती है वैसे ही बाथरूम से नंदिनी की आवाज आती है जो कह रही थी, अरे ओ नौटंकी स्टापलस मैं यहाँ हूँ, प्लीज आकर मेरी मदद कर। नंदिनी की आवाज सुनते ही सांझ जल्दी से बाथरूम के अंदर चली जाती है और नंदिनी की मदद करती है। कुछ देर बाद सांझ नंदिनी के चेहरे पर क्रीम लगाते हुए कहती है, अब कौन सा कांड कर दिया है तुमने, ये सब कैसे हुआ। नंदिनी चिढ़ते हुए कहती है, ये कारनामा उस जंगली जानवर और जंगली सांड के वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूं, जाना के लूंगी उसकी। कहते हुए नंदिनी गुस्से में अपने गाल फुला लेती है।
सांझ नंदिनी को शांत कराते हुए कहती है, बस कर नंदी, बता क्या है वो तो बता, बिना बात बताए बेचारे किसी जंगली जानवर पर खर्चा पानी लेकर चढ़ रही है। नंदिनी गुस्से से अपने दांत चबाते हुए सांझ को सब बता देती है। नंदिनी की बात सुनकर सांझ मन ही मन कहती है, मैं यहाँ इसके आगे अपना दुखा सुनाने आई थी और यहाँ इसके ही जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, अब मैं इसे अपने बारे में क्या ही बताऊं। कहकर सांझ नंदिनी को देखने लगती है। नंदिनी गुस्से से बेड पर से उठते हुए कहती है, इस राज के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, इसे इसकी पर नानी याद दिला दूंगी, जंगली सांड कहीं का। सांझ नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सांझ अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रात के वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। इस वक्त कार्तिक शरारती नजरों से सांझ को घूर रहे था, वहीं सांझ गुस्से से कार्तिक को देख रही थी। नंदिनी राज को ऐसे घूर रही थी जैसे उसके बस में होता तो अभी के अभी गन लेकर राज को शूट ही कर देती। वहीं ऋतिक हमेशा की तरह प्यार से अनोखी के प्लेट में खाना परोस रहा था। वीर और आशी अपने में ही मगन होकर खाना खा रहे थे। रेनू, सिद्धार्थ, राहुल और अंबिका खाना खाते हुए अपने बच्चों को नोटिस कर रहे थे। श्लोक उछल कूद करते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर चेयर पर बैठ सांझ को छेड़ते हुए कहता है, ओए होए, हमारी स्टाप्लस भी खाना खा रही है, पर क्यों स्टाप्लस, तुझे किसी का खून नहीं मिला पीने के लिए? सांझ श्लोक को भूते हुए कहती, छोटे शेर, अब अगर तूने कुछ कहा ना तो मैंने तेरी टांगे तोड़ देनी है। मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, अब और खराब मत कर। माधव हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, मेरी स्टाप्लस को भाई की याद आ रही है? सांझ गुस्से में माधव को भूते हुए अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहती है, सालो तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, कहकर सांझ बिना खाए उठकर चली जाती है। सांझ के ऐसे नाराज होने से अनोखी माधव और श्लोक को डांटते हुए कहती है, घनचक करो, हमेशा मजाक करना अच्छा नहीं होता, तुम दोनों को तो हम बाद में देख लेंगे। नंदिनी खड़े होते हुए कहती है, मैं सांझ को देखकर आती हूँ। अनोखी भी खड़े होते हुए कहती है, हम भी चलेंगे। नंदिनी अनोखी का हाथ पकड़कर सांझ के कमरे की तरफ चली जाती है। दोनों के जाने के बाद माधव और श्लोक अपना छोटा सा मुंह लिए चेयर से उठते हुए कहते हैं, हमें भूख नहीं है, कहकर दोनों भी डाइनिंग एरिया से चले जाते हैं। रेनू मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहती, ऋतिक, तू अनोखी के साथ ये हीरे भी पैलेस लेकर आया है, देखा कितनी गहरी दोस्ती है सबके बीच। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, मॉम, ये 5 चो स्पेशल है और इनकी दोस्त भी, आप देखो ये 4 रो मिलकर सांझ को मना लेंगे। अंबिका मुस्कुराते हुए कहती है, इन बच्चों की दोस्ती यूं ही बनी रहे, आजकल के दुनिया में ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं। राहुल हंसते हुए कहता है, आपकी कहानियों में और कहाँ मॉम। राहुल के इतना कहते ही सभी लोग ठहाका मार के हंसने लगते हैं। इधर सांझ के कमरे में सांझ बेड पर बैठ के सुबक रही थी। तभी नंदिनी कमरे में आते हुए कहती है, अरे मेरी लाडो, क्या हुआ है तुझे? सांझ गुस्से में तकिया लेकर नंदिनी की तरफ फेंकते हुए कहती है, नंदू जा यहाँ से, अभी मेरा मूड बहुत खराब है। नंदिनी के पीछे से अनोखी अपना छोटा सा चेहरा निकालते हुए कहती है, वहीं तो हमारी लाडो का मूड क्यों खराब है? सांझ गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहती है, यार अनु, अब मेरा मूड भी खराब नहीं हो सकता क्या? श्लोक कमरे के अंदर आते हुए कहता है, वहीं तो मेरी स्टाप्लस आज क्यों नाराज हो गई? इससे पहले भी तो हमने तेरे साथ मस्ती मजाक किया है, फिर आज ही ऐसी कौन सी आफत आ गई जो हमारी भूखे ने खाना नहीं खाया? माधव श्लोक में पास आकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहता है, अबे साले, तुझे समझ नहीं आया, ये स्टाप्लस हमारी अटेंशन पाना चाहती है, ये चाहती है हम इसके लिए गाना गाए। श्लोक अपने गाल पर एक उंगली रखकर सोचते हुए कहता है, साले कौन सा गाना, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता, मैं दी की तरह अनुराधा पौवाल थोड़े ही हूँ। श्लोक की बात सुनकर नंदिनी, माधव और अनोखी हंसने लगते हैं। माधव हंसते हुए कहता है, वो गाना है ना दादी अम्मा मान जाओ, वो गाना गाएंगे। अनोखी हंसते हुए कहती है, हम है ना, जैसे हमने हमारे गाने से उन लड़के वालों को भगाया था, वैसे ही हमारी प्यारी स्टाप्लस के गुस्से को भी भगा देंगे। अनोखी की बात सुनकर सांझ, माधव, श्लोक और नंदिनी 4 रो एक साथ अपने कान पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं। अनोखी नाराजगी से अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, हमने इतना भी बुरा नहीं गाया था। सांझ हंसते हुए कहती है, तेरा गाना सुनकर हम सब लगभग कोमा में चले गए थे, हमारे कान के पर्दे फाड़ दिए थे तुमने, अब वो सब फिर से नहीं, कहकर सांझ हंसने लगती है। अनोखी मुस्कुराकर सांझ के पास आकर बेड पर बैठते हुए कहती है, क्या हुआ सांझ, तुम आज इतने गुस्से में क्यों हो? सांझ मुस्कुराकर अनोखी के गले लगते हुए कहती है, अनु, एक बात कहूं तुझसे, तू जीजू को मना लेगी क्या? अनोखी परेशान होते हुए कहती है, क्या बात है सांझ, तू परेशान लग रही है?
सांझ भरे गले से कहती है, इस झींगुर ने बिल्कुल सही कहा था अनु, मुझे भाई की याद आ रही है, मुझे अहमदाबाद वापस जाना है, तू जीजू से बात करना। सांझ की बात सुनकर अनोखी के साथ साथ माधव, श्लोक, नंदिनी और दरवाजे पर खड़ा कार्तिक हैरान हो जाता है। वहीं उसके साथ खड़े ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए थे। कोई कुछ कहता उससे पहले हूं कार्तिक नहीं, चिल्लाते हुए कमरे के अंदर आ जाता है। कार्तिक की इस हरकत पर अनोखी, नंदिनी, श्लोक और माधव हैरान हो जाते हैं। वहीं सांझ गुस्से में कार्तिक को भूनने लगती है। ऋतिक नागवरी में अपना सर हिलाता है, जैसे कह रहा हो इस गधे का कुछ नहीं हो सकता। कार्तिक के कमरे के अंदर जाते ही चारों कार्तिका को किसी अजूबे की तरह भूनने लगते हैं। माधव अपनी आंखें छोटी करके कार्तिक को भूते हुए अपनी दोनों आईब्रोज उचकाते हुए पूछता है, ये क्या था? कार्तिक अपने कंधे उचका देता है जैसे पूछ रहा हो क्या। श्लोक कार्तिक के सामने जाकर खड़े होते हुए कहता है, कंधे उचकाने से कुछ नहीं होगा ब्रो। माधव पूछ रहा है, अभी जो आप किंग कॉन्ग की तरह नहीं चिल्लाते हुए आए थे वो क्या था? कार्तिक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं का मतलब नहीं होता है छोटे शेर, जिसका मतलब है कि अब ये प्यासी चुड़ैल यहां से कहीं नहीं जाएगी। कहकर कार्तिक अपने लोअर के पॉकेट में दोनों हाथ डालकर सीटी बजाते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। ऋतिक कमरे के अंदर आते हुए कार्तिक को घूर के देखता है जैसे कह रहा हो, अबे सुधर जा नहीं तो जूते पड़ेंगे। कार्तिक भी ऋतिक के आंखों में देखता है जैसे कह रहा हो, अबे साले सुधरा हुआ ही हूं, अपने आप को 30 मार खान मत समझ। कार्तिक ऋतिक को भूते हुए कमरे से बाहर आ जाता है। ऋतिक बेड के पास आता है जहां इस वक्त सभी लोग शौक में बैठे थे। ऋतिक सभी को देखते हुए कहता है, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा ही है। अनोखी अपने सेंस में वापस आते हुए कहती है, मिस्टर रावण कुमार, कार्तिक जी ने ऐसा क्यों कहा? आपको तो पता ही होगा। ऋतिक नामे अपना सर हिलाते हुए कहता है, वेल मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर मैं एक बात तुम चार पांडवों को कंफर्म कर देता हूँ, तुम सब यही रहोगे, मतलब यही रहोगे, कोई भी यहाँ से जाने की बात नहीं करेगा कोई भी। इस शब्द पर ऋतिक ज्यादा जोर देते हुए सांझ को देखता है। सांझ ऋतिक को देखते हुए कहती है, पर जीजू। इससे आगे सांझ कुछ कह पाती ऋतिक उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहता है, सांझ तुम यहाँ बटरफ्लाई के साथ जरूर हो, पर तुम और नंदिनी मेरे लिए मेरी बहन आशी जैसे हो, इसलिए तुम्हें कोई परेशानी हो तो भाई समझकर बेझिझक मुझसे कह सकती हो, पर यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत, और हाँ, बिना बताए जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक भाई की तरह सजा देने से भी पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए बेहतर होगा तुम चार रो में से कोई गलती ना करें। ऋतिक अनोखी को देखते हुए कहता है, बटरफ्लाई मेड से कहकर तुम 5 चो के लिए डिनर कमरे में भेजूं, डिनर कर लेना। कहकर ऋतिक कमरे के बाहर चला जाता है। ऋतिक के जाने के बाद अनोखी के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। ऋतिक के जाते ही मेड अपने हाथ में खाने की ट्रावली पकड़े कमरे के अंदर आकर 5 चो के लिए प्लेट लगा देती है। नंदिनी प्लेट लेकर सांझ को खिलाने लगती है और सांझ भी नंदिनी को खिलाने लगती है। माधव प्लेट उठाकर अनोखी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। तारांकन, ये मेरी नई स्टोरी है जो मैं जल्द ही लिखने वाली हूँ। कॉमेडी, इमोशनल, क्रूएलिटी, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। आपको कहानी का डिस्क्रिप्शन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी है रावी मेहरा और रुद्राक्ष प्रताप सिंह की। 20 साल की भोली भाली रावी, जिसे दुनियादारी समझ नहीं आती, उसे तो बस प्यार करना आता है, चाहे फिर वो दोस्त हो या दुश्मन। हर किसी की मदद के लिए एक हमेशा टांग पर खड़ी रहती है। रावी अपने नाना नानी के साथ छोटे से परिवार में खुश थी। उसके नाना उसकी शादी तय करते हैं। शादी के दिन रावी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। पर हैरानी की बात यह थी कि आज तक रावी किसी से करीब नहीं गई थी, अपने होने वाले पति के भी नहीं। टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि रावी वर्जिन है। वहीं दूसरी तरफ है जयपुर के प्रिंस और होने वाला राजा रुद्राक्ष प्रताप सिंह। 29 साल का रुद्राक्ष एशिया का नो 1 डॉक्टर और सर्जन था, पर इसके बावजूद वो कभी किसी का ट्रीटमेंट नहीं करता था। रुद्राक्ष का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूटने लगते हैं। उसके गुस्से और एरोगेंट नेचर के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। गलती करने वालों के लिए रुद्राक्ष किसी मौत के देवता से कम नहीं है। जैसे उसके सीने में दिल हो ही ना, अनजाने में जुड़े रिश्ते से कैसे मिलेंगे दो दिल। कहाँ रुद्राक्ष और कहाँ रावी, क्या बनेगी इनकी प्रेम कहानी? क्या रावी कभी जान पाएगी उसके प्रेग्नेंट होने का सच? क्या हो जाएगी रावी की शादी? जानने के लिए पढ़िए कहाँ हम कहाँ तुम। 4 रो को देखकर श्लोक चिढ़ते हुए अपने पैर पटकते हुए कहता है, तुम सब कितने गंदे हो, मुझे कोई खाना क्यों नहीं खिला रहा? अब मैं भी नाराज हो जाऊंगा, अगर मनान आओगे तो भी नहीं मानूंगा। श्लोक और उसकी हरकतों को देखकर सांझ, नंदिनी, माधव और अनोखी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अनोखी हंसते हुए कहती है, अरे हमारा छोटा शेर तो नाराज हो गया।
माधव नंदिनी की तरफ देखते हुए एक आंख ब्लिंक करते हुए कहता है, तो क्या कहती हो नंदी, मना ले हम अपने छोटे शेर को। नंदिनी अपनी जगह से खड़े होकर अपने दोनों हाथों की उंगलियां दिखाते हुए कहती है, तो हो जाए झींगुर। माधव और नंदिनी दोनों भागकर श्लोक को पकड़ने लगते हैं। श्लोक पूरे कमरे में भागते हुए कहता है, अरे तुम दोनों पागल सांड के जैसे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तो बस खाना खिलाने को कहा था। माधव श्लोक के पीछे भागते हुए कहता है, साले पहले तो लड़कियों की तरह रूठ जाता है और अब नखरे भी कर रहा है। श्लोक भागते हुए कहता है, अच्छा है ना, जब तक तेरी बीवी नहीं आ जाती तू मेरे नखरे झेल ले। कहते ही श्लोक धाम से जमीन पर गिर जाता है क्योंकि सांझ ने उसके पैर में अपना पैर फंसा दिया है। सांझ हंसते हुए कहती है, छोटे शेर तुम्हारे नखरे करने के दिन खत्म। श्लोक जमीन पर पड़े हुए ही सांझ को घुते हुए कहता है, तुम स्टार प्लस चैनल के पुराने सीरियल की बूढ़ी विलन कहीं की। श्लोक की बात सुनकर सांझ तो जैसे सदमे में ही चली गई थी। माधव हंसते हुए कहता है, साले अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। श्लोक घबराते हुए माधव को देखते हुए कहता, बचा ले मेरे भाई, वरना ये छोटा शेर दयांशुर की तरह धरती से विलुप्त हो जाएगा। माधव अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, ये बात तो तुझे स्टार प्लस को वो सब बोलने से पहले सोचना चाहिए था, अब हो जा विलुप्त। कहकर माधव अपने पैंट के पॉकेट में दोनों हाथ डालकर सीटी बजाने लगता है। सांझ अपने होश में आकर जमीन पर पड़े श्लोक को घुते हुए चिल्लाते हुए कहती, छोटे शेर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहकर सांझ भागकर जाके श्लोक के पेट पर बैठकर उसके बाल खींचने लगती है। सांझ को देखकर माधव नंदिनी जोर जोर से हंसने लगते हैं। छोटी सी मुस्कान तो अनोखी के चेहरे पर भी थी। श्लोक सांझ से अपने बल छूटवाते हुए कहता है, स्टार प्लस तू क्या कर रही है? ऐसे मेरे बाल मत खींच, मैं टकला हो जाऊंगा। फिर तेरे सभी दोस्त मुझे देखकर तुझे चिढ़ाते हुए कहेंगे, वो देखो सांझ का टकला दोस्त जा रहा है, तुझे अच्छा लगेगा क्या? छोड़ देना प्लीज। सांझ गुस्से में अपनी नाक फुलाते हुए कहती है, तूने मुझे पुराने सीरियल की बूढ़ी विलन कहा? अरे बेवकूफ लड़के, मुझे जवान हीरोइन भी तो कह सकता था ना, पर नहीं, तुझे तो हर वक्त मस्ती करना है ना। अब तो तू टकला हो ही जा। श्लोक लगभग सांझ को धक्का देते हुए कहता है, अगर तूने मुझे टकला किया तो देखना कान्हा जी तुझे टकला पति देंगे। श्लोक की बात पर सांझ और चिढ़ जाती है। लगभग आधे घंटे तक सांझ श्लोक के साथ मस्ती करते हुए उसे मारती है। ऐसे ही लड़ते झगड़ते हुए पांचों पांडव पूरे 1 घंटे में डिनर करते हैं। 2 घंटे बाद ऋतिक के कमरे में अनोखी बालकनी में झूले पर बैठी किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। ऋतिक इस वक्त अपने स्टडी रूम में कुछ जरूरी काम कर रहा था। ऋतिक अपना काम खत्म करके जैसे ही कमरे में आता है वो अनोखी को खोजने लगता है, पर उसे अनोखी कहीं नहीं दिखती। ऋतिक बालकनी के खुले दूर को देखकर समझ जाता है कि अनोखी बालकनी में है। ऋतिक अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देता है। बालकनी में पहुंचकर ऋतिक की नजर अनोखी पर जाती है, जो अपने घुटनों को फोल्ड करके उस पर अपने हाथ रखकर अपना सर हाथों पर टिकाए कुछ सोच रही थी। अनोखी को देखकर ऋतिक के होठों पर मुस्कान आ जाती है। ऋतिक मुस्कुराते हुए अनोखी को अपने गोद में उठा लेता है और उसे अपने गोद में लिए ही झूले पर बैठ जाता है। ऋतिक के इस हरकत पर पहले तो अनोखी घबरा जाती है, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये ऋतिक है, जिसे महसूस करते ही उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अनोखी जल्दी से अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? उतारिए हमें अपनी गोद से। ऋतिक अनोखी के कमर को पकड़ते हुए कहता है, कितनी अनरोमांटिक हो यार तुम, लगता है तुम मेरे लव लाइफ की बैंड बजाने वाली हो। अनोखी शर्माते हुए कहती है, आपका दिमाग ना खराब हो गया है, इसका इलाज करा लीजिए। ऋतिक अनोखी के गाल पर किस करते हुए कहता है, बटरफ्लाई अब और इंतजार नहीं होता। मैं तुम्हारी करीब आना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर खुद को महसूस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूँ, इतना कि जब तक तुम मुझसे रिक्वेस्ट ना करो रुकने के लिए, जब तक तुम्हारे मोनस में अपना नाम ना सुनूं। ऋतिक की बातें सुनकर अनोखी का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अनोखी शर्माते हुए ऋतिक के सीने पर अपना सर रख लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनोखी के दिल में भी ऋतिक के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। जितना ऋतिक उसकी केयर करता था, जितना उससे प्यार करता था, शायद ही किसी ने आज तक उतना प्यार अनोखी से किया था। ऋतिक ने कभी भी अनोखी को यह एहसास नहीं होने दिया था कि वो देख नहीं सकती। ऋतिक ने कभी भी उस पर तरस नहीं खाया था। ऋतिक ने हमेशा अनोखी को अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाता था, जो बात अनोखी को बहुत अच्छी लगती थी। अनोखी धीरे से अपने हाथ ऋतिक के गले में लपेट पर कंगारू के बच्चे की तरह उससे चिपक जाती है। अनोखी की हरकत पर ऋतिक के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है। ऋतिक अनोखी के बालों पर किस करके गाते हुए कहता है, हो गया है तुझको तो प्यारी सजनी, लाख कर ले तू इनकार सजनी। अनोखी की पकड़ ऋतिक पर और कस जाती है, जिसका मतलब शायद हाँ था। अनोखी शर्माते हुए गाती है, दिल विल प्यार प्यार में क्या जानू रे।
ऋतिक अनोखी को खुद से दूर करके उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहता है, ये बात तो अभी पता चला जाएगी। बटरफ्लाई कहकर ऋतिक अनोखी के खुले बालों में हाथ फंसाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। ऋतिक से सडन किस से अनोखी चिहुक जाती है। ऋतिक अपनी आंखें बंद करके अनोखी के लोअर लिप को अपने लिप के बीच दबाकर प्यार से सक कर रहा था। अनोखी भी ऋतिक के किस को आंखें बंद करके महसूस करने लगती है। ऋतिक प्यार से अनोखी के लोअर लिप अपर लिप को बारी बारी किस कर रहा था। अनोखी के हाथ खुद ब खुद ऋतिक के बालों में चलने लगते हैं। दोनों के सलाइवर एक दूसरे के मुंह में घुलने लगते हैं। ऋतिक को अनोखी के सलाइवर का टेस्ट अच्छा लगता था। अब ऋतिक अनोखी के मुंह के अंदर अपनी जीभ एंटर करके उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि अनोखी ने अपना मुंह बंद कर रखा था। ऋतिक अनोखी के होठों को छोड़कर उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहता है, बटरफ्लाई ओपन योर माउथ, में तुम्हें पूरी तरह से चखना चाहता हूं। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी बेहद शर्मा जाती है। ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी के गालों को पकड़कर हल्का दबाता है, जिससे अनोखी का मुंह खुल जाता है। ऋतिक मुस्कुराकर एक बार फिर अनोखी के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ एंटर करके उसके मुंह के हर एक कोने का स्वाद लेने लगता है। ऋतिक अनोखी के जीभ को अपने होठों के बीच दबाकर जोर जोर से सक करने लगता है। अब धीरे धीरे ऋतिक अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। उसका एक हाथ अनोखी के कमर से लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है, जो महसूस करते ही अनोखी झट से अपनी आंखें खोल देती है और वो ऋतिक को खुद से दूर करने लगती है। पर ऋतिक अपने मन की किए बिना कहाँ अनोखी की बात सुनने वाला था। ऋतिक का हाथ अब अनोखी के चेस्ट पर था, जो महसूस होते ही अनोखी की सांसें भारी होने लगती है। अनोखी अपना फेस इधर उधर करके अपनी फूली हुई सांसों को काबू में करते हुए ऋतिक से कहती है, मिस्टर रावण कुमार, क्या कर रहे हैं आप? अपना हाथ हटाइए। ऋतिक गहरी सांस लेते हुए अनोखी के गर्म पर किस करते हुए कहता है, नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ अब ये भी मेरे है। ऋतिक के किसी करते ही अनोखी के बॉडी में जैसे बिजलियां दौड़ने लगती है। अनोखी गहरी सांस लेते हुए कहती है, प्लीज मिस्टर रावण कुमार। अनोखी की रिक्वेस्ट सुनकर ऋतिक के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी के गले पर जोर से बाइट कर लेता है, जिससे एकदम से अनोखी की चीख निकल जाती है। आह! अनोखी दर्द से करहा कर लव बाइट वाली जगह पर सहलाते हुए कहती है, आह! आप गंदे इंसान, ये क्या कर दिया? ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी का हाथ हटाकर लव बाइट पर अपने होंठ कर उसे जोर जोर से सक करने लगता है। ऋतिक के इस हरकत पर अनोखी को हल्का हल्का दर्द हो रहा था। अनोखी अपने दोनों हाथ ऋतिक के कंधों पर रख देती है और उसकी पकड़ ऋतिक के कंधे पर मजबूत हो जाती है। तारांकन, ये मेरी नई स्टोरी है जो मैं जल्द ही लिखने वाली हूँ। कॉमेडी, इमोशनल, क्रूएलिटी, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। आपको कहानी का डिस्क्रिप्शन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी है रावी मेहरा और रुद्राक्ष प्रताप सिंह की। 20 साल की भोली भाली रावी, जिसे दुनियादारी समझ नहीं आती। उसे तो बस प्यार करना आता है, चाहे फिर वो दोस्त हो या दुश्मन। हर किसी की मदद के लिए एक हमेशा टांग पर खड़ी रहती है। रावी अपने नाना नानी के साथ छोटे से परिवार में खुश थी। उसके नाना उसकी शादी तय करते हैं। शादी के दिन रावी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। पर हैरानी की बात ये थी कि आज तक रावी किसी से करीब नहीं गई थी, अपने होने वाले पति के भी नहीं। टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि रावी वर्जिन है। वहीं दूसरी तरफ है जयपुर के प्रिंस और होने वाला राजा रुद्राक्ष प्रताप सिंह। 29 साल का रुद्राक्ष एशिया का नो 1 डॉक्टर और सर्जन था, पर इसके बावजूद वो कभी किसी का ट्रीटमेंट नहीं करता था। रुद्राक्ष का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूटने लगते हैं। उसके गुस्से और एरोगेंट नेचर के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। गलती करने वालों के लिए रुद्राक्ष किसी मौत के देवता से कम नहीं है। जैसे उसके सीने में दिल हो ही ना, अनजाने में जुड़े रिश्ते से कैसे मिलेंगे दो दिल। कहाँ रुद्राक्ष और कहाँ रावी, क्या बनेगी इनकी प्रेम कहानी? क्या रावी कभी जान पाएगी उसके प्रेग्नेंट होने का सच? क्या हो जाएगी रावी की शादी? जानने के लिए पढ़िए कहाँ हम कहाँ तुम। ऋतिक अनोखी के गले से अपना सर बाहर निकालकर डेविल स्माइल करत हुए कहता है, वाइफी लव यू सो मच। तुम इतनी क्यूट हो कि तुम्हें देखकर खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वैसे एक बात कहूं? अनोखी अपनी आंखें खोलकर हाँ में अपना सर हिला देती है, जैसे पूछ रही हो क्या बात है। ऋतिक शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ऊपर से इतनी टेस्टी हो तो फिर नीचे से कितनी टेस्टी होगी। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी की तो जैसे आंखें बाहर ही आने को हो जाती है।
अनोखी हकलाते हुए कहती है, हाँ हाँ हमें नींद आ रही है, प्लीज हमें सोना है। कहकर अनोखी ऋतिक के गोद से उठने की कोशिश करने लगती है, पर वो उठ पाती उससे पहले ही ऋतिक अनोखी के कमर को पकड़कर खुद से चिपका लेता है और उसे गोद में उठाकर खड़े होते हुए कहता है, कितने दिन तक बचोगी बटरफ्लाई, एक ना एक दिन तो हमारे बीच की शर्म की सारी दीवारें में तोड़ ही दूंगा, उस दिन में तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। कहते हुए ऋतिक अनोखी को कमरे में लेकर बेड पर सुला देता है। ऋतिक दूसरी तरफ आकर अनोखी को अपने बाहों में भर के सो जाता है। अगली सुबह, इस वक्त सुबह में 5 बज रहे थे। नंदिनी सुकून से अपने कमरे में सो रही थी। आज रात ऋतिक और अनोखी के शादी की रिसेप्शन पार्टी थी, जिस वजह से ऋतिक ने आज कॉलेज को छुट्टी दिलवा दी थी। नंदिनी सो रही थी, तभी कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलता है और एक साया उसमें कमरे में दाखिल होता है। वो शख्स नंदिनी को देखकर गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहता है, इस लड़की की हिम्मत तो देखो, राज अरोरा से पंगा लेकर कैसे आराम से सो रही है। इस लड़की को तो मैं अभी बताता हूँ। कहकर राज साइड टेबल से पानी का जग उठाकर पूरा पानी नंदिनी के ऊपर उधे देता है। नंदिनी के ऊपर अपने पड़ते ही वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठते हुए कहती है, बचाओ बचाओ, बाधा आ गई। राज नंदिनी को घुते हुए कहता है, बाढ़ नहीं, राज नाम का भूकंप आया है तुम्हारी जिंदगी में, जल्दी से उठो, मेरे लिए कॉफी बनाओ, मेरे कपड़ों को आयन करके मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, समझी। नंदिनी राज को गुस्से में घुते हुए घड़ी की तरफ देखकर कहती है, सुबह के 5 बजे कौन बेवकूफ उठता है भला, और इतनी सुबह नाश्ता कौन करता है, भूखा कहीं के। बड़े अजीब किस्म के प्राणी हो यार, दिन में सोते नहीं हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो, रात क्या तुम उल्लू की तरह जगकर बिताते हो। राज गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहत है, जबान संभाल कर, भूलो मत किससे बात कर रही हो। नंदिनी मुंह बनाते हुए कहती है, पता है किससे बात कर रही हो, एक बड़े से पागल जानवर से बात कर रही हूँ। नंदिनी अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाते हुए कहती है, अब भी समय है, सुधर जाओ, वरना कुछ दिनों बाद सारे न्यूज चैनल की हेडलाइन होगी, दुनिया का 8वां अजूबा मिस्टर राज अरोरा। राज गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, यू। राज इससे आगे कुछ कहता है उससे पहले ही नंदिनी खुदकर बेड से उठकर बाथरूम के अंदर भाग जाती है। राज बाथरूम के बंद दरवाजे को घुते हुए कहता है, महीने के अंदर इस लड़की की अकल ठिकाने ना लगाई तो मैं भी राज अरोरा नहीं। कहकर राज नंदिनी के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद नंदिनी राज को कॉफी देकर उसके कपड़ों को आयन कर रही थी। नंदिनी राज के कपड़े प्रेस करते हुए गुस्से में कहती है कि मेरा बस चले तो इस जानवर को मैं अंतरिक्ष में बिठाकर दूसरे ग्रह पर भेज दूं। कहते हुए नंदिनी गुस्से में राज के कपड़े आयरन कर रही थी कि तभी नंदिनी का फोन बजता है। गुस्से से दांत चबाते कहती है, दिन में तो ये जानवर सुकून से रहने नहीं देता और सुबह सुबह ये फोन टीक टीक कर रहा है। कहकर नंदिनी गुस्से में कॉल रिसीव करके कहती है, हेलो, कौन बोल रहा है। 2 मिनट कॉल पर बात करने के बाद नंदिनी सोचते हुए कहती है, पता नहीं भगवान ने दुनिया में कैसे कैसे नमूने बनाए हैं। कहते ही नंदिनी को जलने की स्मेल आने लाने लगती है। नंदिनी घबराते हुए अपने सर पर हाथ दे मारते हुए कहते हैं, ओ शट, जानवर का पेंट। कहकर नंदिनी भागकर आयरन के पास जाती है और जल्दी से उठा लेती है। नंदिनी रोनी से सूरत बनाकर पान को देखते हुए कहती है, लो हो गया सियापा, ये जानवर मुझे बिना नमक मिर्च लगाए ही कच्चा खा जाएगा, अब तो गई काम से नंदी, कुछ तो सोचाना पड़ेगा। आयरन अपनी जगह पर रखकर पेंट को फोल्ड करके बेड पर रखते हुए कहते हैं, भाग ले नंदी, वरना आज का दिन तेरा जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। कहकर नंदिनी 100 की स्पीड से भागते हुए राज के कमरे से बाहर निकालकर चले जाती। नंदिनी जल्दी से अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर दरवाजे से टिककर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, वो जानवर आज तुझे जान से ही मार देगा। नंदिनी कुछ सोचते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मरना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो मुझे बच्चे भी पैदा नहीं किए। नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मारूंगी, मैं तो बच्चों की पूरी क्रिकेट टीम खड़ा करके मारूंगी। आज पूरा दिन उस जानवर से दूर रहूं, इसी में मेरी भलाई है, वरना आज के दिन ही मर्ज तेरहवीं हो जाएगी। कहकर नंदिनी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इधर राज बाथरूम से नहाकर बाहर निकलता है और पूरे कमरे में देखा है, पर उसे नंदिनी कहीं नजर नहीं आते। राज बेड के पास जाकर पहनने के लिए कपड़े उठा लेता है। जैसे ही अपने कपड़ों को देखता है वो गुस्से से चिल्लाता है, नम दी नी। चिल्ला कर खुद से ही कहता है, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने उसे पागल लड़की को अपने कपड़ों को हाथ लगाने की इजाजत दी। राज गुस्से में अपने दांत पीते हुए कहता है, चाहे गलती से या जानबूझकर तुमने बहुत गलत किया है नंदिनी, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, जस्ट वेट। कहते हुए राज के आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इधर गार्डन में इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे थे। सांझ जॉगिंग सूट पहनकर गार्डन में भाग रही थी, तभी वीर भागते हुए सांझ के पास आकर कहता है, हेलो सांझ, तुम्हें भी जॉगिंग का शौक है।
सांझ रुक कर गहरी सांसें लेते हुए कहती है, हाँ, और तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें भी जॉगिंग का शौक है। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल है, आखिर मुझे भी तो डोले शोले बनाने पड़ेंगे ना, लड़की को पटाने के लिए। सांझ हंसते हुए कहती है, तुम बहुत फनी हो, पर सच कहूं तो लड़कियों को पटाने के लिए डोले शोले नहीं बल्कि अकल की जरूरत होती है, क्या वो तुम्हारे पास है? वीर कंफ्यूजन में अपना सर खुजाते हुए कहता है, मतलब? पीछे से आशी की आवाज आती है, ये सब बातें आप जैसा भोंदू नहीं समझ सकता भाई। वीर पलटकर आशी का कान पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने, जरा फिर से कहना। आशी अपना कान छुड़वाते हुए कहती है, भाई छोड़ो छोड़ो वरना मैं ऋतिक भाई से आपकी कंप्लेंट करूंगी। वीर आशी का कान मरोड़ते हुए कहता है, जा जा चुगलखोर बंदरिया, मैं नहीं डरता तेरी गिदड़ धमकियों से। आशी मुंह बनाते हुए कहती है, मैं नहीं डरता तेरी गिदड़ धमकियों से, बड़े आए भाई के सामने तो हवा टाइट हो जाती है आपकी। वीर आशी का कान छोड़ते हुए कहता है, वो डर नहीं है पगली, प्यार है, इज्जत है मेरे भाई के लिए। आशी हंसते हुए कहती है, जाए जाए बड़े आए। कहकर आशी सांझ के पास जाकर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग दी। सांझ मुस्कुराकर आशी को गुड मॉर्निंग विश करती है। तीनों कुछ देर इधर उधर की बातें करके पैलेस के अंदर चले जाते हैं। अनोखी के कमरे में अनोखी नहाकर फ्रेश हो चुकी थी। उसने आज रेड कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो हमेशा की तरह सुंदर लग रही थी। अनोखी अपने मांग में सिंदूर भर के तैयार होकर आरती करने के लिए नीचे चली जाती है। ऋतिक में एक दिन के अंदर पैलेस में अनोखी के लिए सुंदर सा कान्हा जी का मंदिर बनवा दिया था जिसमें उसने कान्हा जी की सोने की मूर्ति रखवाई थी। अनोखी नीचे जाकर धीरे धीरे कदमों से मंदिर के अंदर जाती है। अनोखी के कमरे के बाहर आते ही रीना और नीमा अनोखी के पीछे पीछे चलकर ख्याल रखते हैं कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। मंदिर के अंदर जाकर अनोखी आरती में थाली में दीपक जलाकर कान्हा जी के चरणों में फूल चढ़ाकर आरती की थाल उठाकर आरती करने लगती है। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी अंडस्को मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी अंडस्को मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है, तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी अंडस्को तुझसा ना सुंदर कोई ओम और मुकुटधारी अंडस्को तुझसा ना सुंदर कोई ओम और मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी अंडस्को जो आए शरण तिहारे बिपदा मिट जाए सारी अंडस्को जो आए शरण तिहारे बिपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे, हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। तारांकन, ये मेरी नई स्टोरी है जो मैं जल्द ही लिखने वाली हूँ। कॉमेडी, इमोशनल, क्रूएलिटी सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। आपको कहानी का डिस्क्रिप्शन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी है रावी मेहरा और रुद्राक्ष प्रताप सिंह की। 20 साल की भोली भाली रावी जिसे दुनियादारी समझ नहीं आती। उसे तो बस प्यार करना आता है, चाहे फिर वो दोस्त हो या दुश्मन। हर किसी की मदद के लिए एक हमेशा टांग पर खड़ी रहती है। रावी अपने नाना नानी के साथ छोटे से परिवार में खुश थी। उसके नाना उसकी शादी तय करते हैं। शादी के दिन रावी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। पर हैरानी की बात यह थी कि आज तक रावी किसी से करीब नहीं गई थी, अपने होने वाले पति के भी नहीं। टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि रावी वर्जिन है। वहीं दूसरी तरफ है जयपुर के प्रिंस और होने वाला राजा रुद्राक्ष प्रताप सिंह। 29 साल का रुद्राक्ष एशिया का नो. 1 डॉक्टर और सर्जन था, पर इसके बावजूद वो कभी किसी का ट्रीटमेंट नहीं करता था। रुद्राक्ष का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूटने लगते हैं। उसके गुस्से और एरोगेंट नेचर के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। गलती करने वालों के लिए रुद्राक्ष किसी मौत के देवता से कम नहीं है। जैसे उसके सीने में दिल हो ही ना, अनजाने में जुड़े रिश्ते से कैसे मिलेंगे दो दिल। कहाँ रुद्राक्ष और कहाँ रावी, क्या बनेगी इनकी प्रेम कहानी? क्या रावी कभी जान पाएगी उसके प्रेग्नेंट होने का सच? क्या हो जाएगी रावी की शादी? जानने के लिए पढ़िए कहाँ हम कहाँ तुम। ऋतिक अनोखी के गले से अपना सर बाहर निकालकर डेविल स्माइल करत हुए कहता है, वाइफी लव यू सो मच, तुम इतनी क्यूट हो कि तुम्हें देखकर खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वैसे एक बात कहूं? अनोखी अपनी आंखें खोलकर हाँ में अपना सर हिला देती है जैसे पूछ रही हो क्या बात है। ऋतिक शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ऊपर से इतनी टेस्टी हो तो फिर नीचे से कितनी टेस्टी होगी। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी की तो जैसे आंखें बाहर ही आने को हो जाती है।
अनोखी हकलाते हुए कहती है, हाँ हाँ हमें नींद आ रही है, प्लीज हमें सोना है। कहकर अनोखी ऋतिक के गोद से उठने की कोशिश करने लगती है, पर वो उठ पाती उससे पहले ही ऋतिक अनोखी के कमर को पकड़कर खुद से चिपका लेता है और उसे गोद में उठाकर खड़े होते हुए कहता है, कितने दिन तक बचोगी बटरफ्लाई, एक ना एक दिन तो हमारे बीच की शर्म की सारी दीवारें में तोड़ ही दूंगा, उस दिन में तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। कहते हुए ऋतिक अनोखी को कमरे में लेकर बेड पर सुला देता है। ऋतिक दूसरी तरफ आकर अनोखी को अपने बाहों में भर के सो जाता है। अगली सुबह, इस वक्त सुबह में 5 बज रहे थे। नंदिनी सुकून से अपने कमरे में सो रही थी। आज रात ऋतिक और अनोखी के शादी की रिसेप्शन पार्टी थी, जिस वजह से ऋतिक ने आज कॉलेज को छुट्टी दिलवा दी थी। नंदिनी सो रही थी, तभी कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलता है और एक साया उसमें कमरे में दाखिल होता है। वो शख्स नंदिनी को देखकर गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहता है, इस लड़की की हिम्मत तो देखो, राज अरोरा से पंगा लेकर कैसे आराम से सो रही है। इस लड़की को तो मैं अभी बताता हूँ। कहकर राज साइड टेबल से पानी का जग उठाकर पूरा पानी नंदिनी के ऊपर उधे देता है। नंदिनी के ऊपर अपने पड़ते ही वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठते हुए कहती है, बचाओ बचाओ, बाधा आ गई। राज नंदिनी को घुते हुए कहता है, बाढ़ नहीं, राज नाम का भूकंप आया है तुम्हारी जिंदगी में। जल्दी से उठो, मेरे लिए कॉफी बनाओ, मेरे कपड़ों को आयन करके मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, समझी। नंदिनी राज को गुस्से में घुते हुए घड़ी की तरफ देखकर कहती है, सुबह के 5 बजे कौन बेवकूफ उठता है भला, और इतनी सुबह नाश्ता कौन करता है, भूखा कहीं के। बड़े अजीब किस्म के प्राणी हो यार, दिन में सोते नहीं हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो, रात क्या तुम उल्लू की तरह जगकर बिताते हो। राज गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहत है, जबान संभाल कर, भूलो मत किससे बात कर रही हो। नंदिनी मुंह बनाते हुए कहती है, पता है किससे बात कर रही हो, एक बड़े से पागल जानवर से बात कर रही हूं। नंदिनी अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाते हुए कहती है, अब भी समय है, सुधर जाओ, वरना कुछ दिनों बाद सारे न्यूज चैनल की हेडलाइन होगी, दुनिया का 8वां अजूबा मिस्टर राज अरोरा। राज गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, यू। राज इससे आगे कुछ कहता है उससे पहले ही नंदिनी खुदकर बेड से उठकर बाथरूम के अंदर भाग जाती है। राज बाथरूम के बंद दरवाजे को घुते हुए कहता है, महीने के अंदर इस लड़की की अकल ठिकाने ना लगाई तो मैं भी राज अरोरा नहीं। कहकर राज नंदिनी के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद नंदिनी राज को कॉफी देकर उसके कपड़ों को आयन कर रही थी। नंदिनी राज के कपड़े प्रेस करते हुए गुस्से में कहती है कि मेरा बस चले तो इस जानवर को मैं अंतरिक्ष में बिठाकर दूसरे ग्रह पर भेज दूं। कहते हुए नंदिनी गुस्से में राज के कपड़े आयरन कर रही थी कि तभी नंदिनी का फोन बजता है। गुस्से से दांत चबाते कहती है, दिन में तो ये जानवर सुकून से रहने नहीं देता और सुबह सुबह ये फोन टीक टीक कर रहा है। कहकर नंदिनी गुस्से में कॉल रिसीव करके कहती है, हेलो, कौन बोल रहा है। 2 मिनट कॉल पर बात करने के बाद नंदिनी सोचते हुए कहती है, पता नहीं भगवान ने दुनिया में कैसे कैसे नमूने बनाए हैं। कहते ही नंदिनी को जलने की स्मेल आने लाने लगती है। नंदिनी घबराते हुए अपने सर पर हाथ दे मारते हुए कहते हैं, ओ शट, जानवर का पेंट। कहकर नंदिनी भागकर आयरन के पास जाती है और जल्दी से उठा लेती है। नंदिनी रोनी से सूरत बनाकर पान को देखते हुए कहती है, लो हो गया सियापा, ये जानवर मुझे बिना नमक मिर्च लगाए ही कच्चा खा जाएगा। अब तो गई काम से नंदी, कुछ तो सोचाना पड़ेगा। आयरन अपनी जगह पर रखकर पेंट को फोल्ड करके बेड पर रखते हुए कहते हैं, भाग ले नंदी, वरना आज का दिन तेरा जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। कहकर नंदिनी 100 की स्पीड से भागते हुए राज के कमरे से बाहर निकालकर चले जाती। नंदिनी जल्दी से अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर दरवाजे से टिक कर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, वो जानवर आज तुझे जान से ही मार देगा। नंदिनी कुछ सोचते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मरना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो मुझे बच्चे भी पैदा नहीं किए। नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मारूंगी, मैं तो बच्चों की पूरी क्रिकेट टीम खड़ा करके मारूंगी। आज पूरा दिन उस जानवर से दूर रहो, इसी में मेरी भलाई है, वरना आज के दिन ही मर्ज तेरहवीं हो जाएगी। कहकर नंदिनी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इधर राज बाथरूम से नहाकर बाहर निकलता है और पूरे कमरे में देखा है, पर उसे नंदिनी कहीं नजर नहीं आते। राज बेड के पास जाकर पहनने के लिए कपड़े उठा लेता है। जैसे ही अपने कपड़ों को देखता है, वह गुस्से से चिल्लाता है, नम दी नी। चिल्ला कर खुद से ही कहता है, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने उसे पागल लड़की को अपने कपड़ों को हाथ लगाने की इजाजत दी। राज गुस्से में अपने दांत पीते हुए कहता है, चाहे गलती से या जानबूझकर, तुमने बहुत गलत किया है नंदिनी, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, जस्ट वेट। कहते हुए राज के आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इधर गार्डन में इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे थे। सांझ जॉगिंग सूट पहनकर गार्डन में भाग रही थी, तभी वीर भागते हुए सांझ के पास आकर कहता है, हेलो सांझ, तुम्हें भी जॉगिंग का शौक है।
सांझ रुक कर गहरी सांसें लेते हुए कहती है, हाँ, और तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें भी जॉगिंग का शौक है। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल है, आखिर मुझे भी तो डोले शोले बनाने पड़ेंगे ना, लड़की को पटाने के लिए। सांझ हंसते हुए कहती है, तुम बहुत फनी हो, पर सच कहूं तो लड़कियों को पटाने के लिए डोले शोले नहीं बल्कि अकल की जरूरत होती है, क्या वो तुम्हारे पास है? वीर कंफ्यूजन में अपना सर खुजाते हुए कहता है, मतलब? पीछे से आशी की आवाज आती है, ये सब बातें आप जैसा भोंदू नहीं समझ सकता भाई। वीर पलटकर आशी का कान पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने, जरा फिर से कहना। आशी अपना कान छुड़वाते हुए कहती है, भाई छोड़ो छोड़ो वरना मैं ऋतिक भाई से आपकी कंप्लेंट करूंगी। वीर आशी का कान मरोड़ते हुए कहता है, जा जा चुगलखोर बंदरिया, मैं नहीं डरता तेरी गिदर धमकियों से। आशी मुंह बनाते हुए कहती है, मैं नहीं डरता तेरी गिदर धमकियों से, बड़े आए भाई के सामने तो हवा टाइट हो जाती है आपकी। वीर आशी का कान छोड़ते हुए कहता है, वो डर नहीं है पगली, प्यार है, इज्जत है मेरे भाई के लिए। आशी हंसते हुए कहती है, जाए जाए बड़े आए। कहकर आशी सांझ के पास जाकर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग दी। सांझ मुस्कुराकर आशी को गुड मॉर्निंग विश करती है। तीनों कुछ देर इधर उधर की बातें करके पैलेस के अंदर चले जाते हैं। अनोखी के कमरे में अनोखी नहाकर फ्रेश हो चुकी थी। उसने आज रेड कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो हमेशा की तरह सुंदर लग रही थी। अनोखी अपने मांग में सिंदूर भर के तैयार होकर आरती करने के लिए नीचे चली जाती है। ऋतिक में एक दिन के अंदर पैलेस में अनोखी के लिए सुंदर सा कान्हा जी का मंदिर बनवा दिया था जिसमें उसने कान्हा जी की सोने की मूर्ति रखवाई थी। अनोखी नीचे जाकर धीरे धीरे कदमों से मंदिर के अंदर जाती है। अनोखी के कमरे के बाहर आते ही रीना और नीमा अनोखी के पीछे पीछे चलकर ख्याल रखते हैं कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। मंदिर के अंदर जाकर अनोखी आरती में थाली में दीपक जलाकर कान्हा जी के चरणों में फूल चढ़ाकर आरती की थाल उठाकर आरती करने लगती है। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, अंडस्को मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, अंडस्को मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है, तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, अंडस्को तुझसा ना सुंदर कोई ओम और मुकुटधारी, अंडस्को तुझसा ना सुंदर कोई ओम और मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, अंडस्को जो आए शरण तिहारे बिपदा मिट जाए सारी, अंडस्को जो आए शरण तिहारे बिपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे, हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। तारांकन ये मेरी नई स्टोरी है जो मैं जल्द ही लिखने वाली हूँ। कॉमेडी, इमोशनल, क्रूएलिटी सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। आपको कहानी का डिस्क्रिप्शन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी है रावी मेहरा और रुद्राक्ष प्रताप सिंह की। 20 साल की भोली भाली रावी जिसे दुनियादारी समझ नहीं आती, उसे तो बस प्यार करना आता है, चाहे फिर वो दोस्त हो या दुश्मन। हर किसी की मदद के लिए एक हमेशा टांग पर खड़ी रहती है। रावी अपने नाना नानी के साथ छोटे से परिवार में खुश थी। उसके नाना उसकी शादी तय करते हैं। शादी के दिन रावी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। पर हैरानी की बात यह थी कि आज तक रावी किसी से करीब नहीं गई थी, अपने होने वाले पति के भी नहीं। टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि रावी वर्जिन है। वहीं दूसरी तरफ है जयपुर के प्रिंस और होने वाला राजा रुद्राक्ष प्रताप सिंह। 29 साल का रुद्राक्ष एशिया का नो 1 डॉक्टर और सर्जन था, पर इसके बावजूद वो कभी किसी का ट्रीटमेंट नहीं करता था। रुद्राक्ष का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूटने लगते हैं। उसके गुस्से और एरोगेंट नेचर के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। गलती करने वालों के लिए रुद्राक्ष किसी मौत के देवता से कम नहीं है। जैसे उसके सीने में दिल हो ही ना, अनजाने में जुड़े रिश्ते से कैसे मिलेंगे दो दिल। कहाँ रुद्राक्ष और कहाँ रावी, क्या बनेगी इनकी प्रेम कहानी? क्या रावी कभी जान पाएगी उसके प्रेग्नेंट होने का सच? क्या हो जाएगी रावी की शादी? जानने के लिए पढ़िए कहाँ हम कहाँ तुम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।